गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड सॉल्यूशन के टाइप, और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया था। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। क्या होता है सोल्यूबिलिटी? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट। कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। और जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। किसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करना है? गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें स्टडी करना है किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट के। सपोज दिस इज अ कंटेनर, here the liquid and here is the गैस मोलिक्यूल। इनकी कितनी सोल्यूबिलिटी है इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होने की? तो ये जो सोल्यूबिलिटी है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 कि जो गैस है उसका नेचर कैसा है। 1 इज द नेचर ऑफ गैस। देखिए, नेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है कि गैस का नेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास कोई पोलर गैस है और हम उसे पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व करें, पढ़ा है ना फिनोमेना, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो अब हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास HCl और हमें उसको किस में डिज़ोल्व करना है? वाटर में। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव। एंड एयर इज डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर को हम लिखेंगे, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? OH, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब आप देखिए, पोलर सॉल्वेंट होने की वजह इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बट अगर आप यहाँ पर गैसेस ले लेते लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाली गैसेस जो कि नेचर में कैसी हैं? नॉन पोलर। ये वाटर में कम डिज़ोल्व करती हैं। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं सी में, सी लेवल पे जितनी ऑक्सीजन होती है वहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है सी के अंदर, जितनी एक्वेटिक एनिमल को चाहिए। उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होती। अब देखिए, अगर हमें कोई नॉन पोलर गैस लाइक CCl4, तो उसके लिए हमें कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिएगा। लाइक हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं किसमें? बेंजीन में। तो यहाँ पर भी ये फिनोमेना फॉलो होगा कि पोलर लाइक डिज़ोल्व इन लाइक। तो हमें अगर किसी गैस को डिज़ोल्व करना है तो सबसे पहले उस गैस का नेचर, कि वो गैस कौन सी है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है, उस पर उसकी सोल्युबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमें पढ़ना है वो है टेम्परेचर। क्या स्टडी करना है आपको? टेम्परेचर। देखिए, हम कहते हैं, अगर हम गैसेस की बात करें, हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको क्या डिज़ोल्व करना है? आपको क्या डिज़ोल्व करना है? एक आपको गैस प्लस उसको हमें एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक सॉल्यूशन प्लस यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ हीट मिलेगी। अब अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। देखिए, रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंथैल्पी क्या होगी इस रिएक्शन के लिए। सॉल्युबिलिटी अगर हम गैसेस की इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी होगी डेल्टा H, जो डेल्टा H होता है इस रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है? नेगेटिव। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से नीट में ही कि इस टाइम पे
एंट्रोपी क्या होगी। तो डेल्टा एस इज डिनोटेड एज एंट्रोपी। एक्चुअल में एंट्रोपी होती क्या है, देखिए एंट्रोपी ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। पहले क्या थी, गैस। अब गैसेस के पार्टिकल दूर दूर हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा। अब वो गैस पार्टिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए किस में डिसॉल्व हो रही है, लिक्विड में। अब लिक्विड के जो पार्टिकल है वो गैसेस से कम ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस है, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन में जैसे ही वो जाएंगे तो उनकी जो एंट्रोपी थी वो क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन्स ये भी क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी देखिए क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर हम वैल्यू पुट करें, डेल्टा एच हमारे पास क्या है, नेगेटिव, एंट्रोपी भी हमारी नेगेटिव है। अगर हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। बट किसी भी रिएक्शन को क्या बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए हमें डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव। अब अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम। दैट मीन्स ये भी नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव। आपकी जो डेल्टा जी आती वो क्या आती, प्लस आती। अब हमें डेल्टा जी चाहिए क्या, नेगेटिव। इसके लिए अब हमें टेम्परेचर भी क्या कर देना है, कम। तो माइनस माइनस और माइनस, अगेन हमें क्या मिल जाएगा, माइनस। और यहाँ पर भी डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव। तो जो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिलनी है वो क्या मिल जाएगी, नेगेटिव। तो ऐसे हमें जो गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो जब हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन पता चल गया। बट अगर हम बात करें कौन सी रिएक्शन के लिए, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, उसके लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ आया। अब उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो हमारे पास है थर्ड फैक्टर कि गैसेस किस पे डिपेंड करती हैं। थर्ड फैक्टर हम लिखेंगे प्रेशर। देखिए प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि अगर हम प्रेशर को सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी अगर हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगी। देखिए ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है गैसेस का नेचर कैसा होता है, कंप्रेस्ड। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, गैसेस की इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं से हमारे पास निकल के आया क्या, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ आया हमारे पास, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूबिलिटी के। हमने यही कहा ना कि प्रेशर जैसे इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। देखिए अब हेनरी लॉ की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, द पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is directly proportional
to its mole fraction present in लिक्विड। देखिए क्या कह रहे हैं, समझिए आप। कहते हैं हमारे पास ये कोई कंटेनर था, यहाँ पर क्या था, लिक्विड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल। कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, इस गैस के द्वारा ये जो गैस है यहाँ पर, ये जो लिक्विड का सरफेस है इस पे जो प्रेशर लगाएगी, ये बोला है ना, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट। इस टाइम पर ये जो लिक्विड है यहाँ पर कितने गैस के मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। क्लियर है? अब देखें तो यहाँ से हमने क्या निकाला था पहले ही, हमने लिखा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो वो हमें हटाना होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया KHX, वेयर K इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। क्या K को हम क्या कहेंगे, हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए इस इक्वेशन को आप कंपेयर भी कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx। अगर हम ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू mx यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वाई एक्सिस पे प्रेशर, वेपर प्रेशर, गैसेस का वेपर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर आएगा हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर गैस के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे उतना ही गैस का प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें कौन सा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर हम पढ़ें एट कॉन्स्ट, हम क्या करते हैं अपने प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा KH के। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KX। दैट मीन्स यहाँ से क्या निकला कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। अब हमने देखा भी है, आपके NCERT बुक में एक टेबल भी दी हुई है कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हेनरी कांस्टेंट होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप KH को इंक्रीज करते हैं तो आपकी, देखिए KH को इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें। अगर आपका हेनरी लो कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपका KH अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हो रही है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या डिक्रीज हो जाती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ये हमारी हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ की कुछ क्या है हमारे पास, एप्लीकेशंस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हमारे पास क्या है, कुछ एप्लीकेशन हेनरी लॉ की। देखिए एप्लीकेशन आप देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2। अगर हमें CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि सोडा वाटर में डिसॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोतल को सील करना पड़ेगा इनटू हाई प्रेशर। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर। और अगर आप हाई प्रेशर लगाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज बाय डीप सी डाइवर इन जनरली डाइल्यूटेड विद हीलियम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ड्यूरिंग द डिकम्प्रेशन। थर्ड है
अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व थी वो क्या हो जाएगी, टिश्यू में डिज़ोल्व थी, कम हो जाएगी। तो जो पीपल हमारे लीव करते हैं एट हाई एल्टीट्यूड, तो वहाँ पर उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। तो जिसकी वजह से उनकी जो सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो डिजीज़ है इसे हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन नीट में 1 नंबर का, और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन की अमाउंट टिश्यूज़ में ब्लड में कम हो जाएगी, जब क्लाइंबर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उस टाइम पे उनकी सोचने की क्षमता है जो कम हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया। अब कुछ लिमिटेशन भी है हेनरी लो की। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। कौन सी गैस के लिए, दिस इज फॉर आइडियल गैस। एंड लो प्रेशर पर ही हम इसको स्टडी करते हैं, बिकॉज एट प्रेशर आइडियल गैस, क्योंकि लो प्रेशर पर ही आइडियल गैस कैसे बिहेव करती हैं, रियल। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गैसेज विच रिएक्ट केमिकली विद द सोलवेंट। अगर कोई गैस जो हमने सोलवेंट लिया उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगी उसके साथ, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइक NaCH3 एंड वाटर। उसके बाद आप NCERT में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। लाइक एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, कहते हैं क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। कहते हैं H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। कैसी स्मेल है, रोटन एग लाइक स्मेल। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इट इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस, जो सोल्युबिलिटी है H2S गैस की इन वाटर वो कितनी है, एट STP 0.195 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, KH। क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि गिवन वेट बाय मोलर वेट, यही होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालो, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 1000 ग्राम। कितने में निकालने सबसे पहले, क्योंकि हमने गैस को किस में डिजोल्व किया, वाटर में, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लेते हैं, वाटर के। ये निकालने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए गिवन वेट कितना है आपके पास 1000, मोलर वेट ऑफ वाटर इज 18। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आए हैं वो आपके पास आए 55.55 मोल। क्लियर है। अब उसके बाद जब हम आगे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S किसके निकालने हैं आपको, H2S के। उसके लिए हम क्या करेंगे, कितना गिवन है आपके पास 0.195 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना, देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया आपने, Na प्लस NB। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके लिए आपको 55.5। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है वो आपके पास आई 0.0035। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज 0.0035। अभी हमने हेनरी लो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लो क्या हो गया, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। यही पढ़ा था ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी किसकी, अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो उसके लिए हमको KH निकालना है, तो P बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S एंड P। अब जब बात करें स्टैंडर्ड STP, किसकी बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो हमने 987 बार को डिवाइड कर दिया 0.035 से, तो आपके पास कितना गया 282 बार।
इसके साथ ही आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे चैनल के साथ कंटिन्यूटी रखिएगा। मैं आपको हर टॉपिक की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक्स।